नमस्कार। जस्टिस यशवंत वर्मा साहब के घर से आग लगने से लेकर नकदी बरामद होने से संबंधित खबरों से देश जहां एक तरफ चौंका हुआ है, वहीं आम नागरिक आहत है। सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल आज हम यहाँ करेंगे। और आज यशवंत वर्मा साहब के घर में आग लगने से लेकर नकदी बरामद होने तक के मामले में इसके बहाने हम न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। मामला थोड़ा संवेदनशील है, इसीलिए आपसे भी संवेदनशील कमेंट की आशा करता हूँ। आप जुड़े इस लेक्चर सीरीज में लास्ट तक और समझें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के इतिहास क्या दर्ज हुए हैं, वर्तमान मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है, कॉलेजियम सिस्टम कैसे कार्य कर रही है और भ्रष्टाचार से निवारण यानी इससे मुक्त होने के लिए क्या रास्ते हैं, क्या सुझाव हैं। तो 14 मार्च 2025 की घटना है। 14 मार्च की रात दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित एक सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। यह बंगला दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा साहब का है। उस समय जस्टिस वर्मा साहब घर से बाहर थे और घर में उनके परिवार के लोग मौजूद थे। आग लगने की सूचना मिलते ही उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलवा लिया। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने उसको बुझाया और आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के बाद जब उन्होंने अंदर के कमरों की जांच की तो एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी रखी हुई पाई गई। इस अप्रत्याशित खोर से सभी हैरान रह गए। पुलिस भी वहाँ थी तो उसने तुरंत उस नकदी को बरामद किया और आधिकारिक प्रविष्टि दर्ज कर और उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया। यह न्यूज़ शीघ्र ही मीडिया में फैल गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना तक भी खबर पहुंची। सीजीआई ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए तुरंत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की आपात बैठक बुला ली। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से उनके मूल स्थान इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यह निर्णय न्यायपालिका के साथ और जनता के विश्वास को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया, ऐसा समाचार पत्रों और खबरों में पढ़ने को मिल रहा है। इस घटनाक्रम के बाद न्यायपालिका के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ। कुछ कानून विशेषज्ञों ने कहा कि केवल स्थानांतरण अपर्याप्त है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ पर्याप्त जांच होनी चाहिए। कुछ ने तो महाभियोग तक की मांग कर ली। उनका तर्क ये था कि ऐसी घटनाएं न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर देती है, इसलिए कठोर कार्रवाई जरूरी है। दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के वास्तविकता पर विरोध जताया। उन्होंने इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रतिष्ठा के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह ट्रांसफ़र न्यायपालिका की स्वच्छ छवि को धूमिल करने वाला है। इस पूरे प्रकरण में न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता पर एक महत्वपूर्ण बहस छिड़ गई है। आगे की जांच और कार्रवाई से शायद स्पष्ट हो कि न्यायपालिका इस चुनौती का सामना कैसे करती है। लेकिन ये जो खबरें इंडिया में चल रही थी, कल यानी 21 मार्च को बहुत कुछ और घटा। दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने कल यानी 21 मार्च को स्पष्ट किया कि 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के आवास पर आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कोई नकदी मिली ही नहीं। उन्होंने बताया कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर में लगी थी, जिसे बुझाने में 15 मिनट का समय लगा। आग बुझाने के बाद पुलिस को सूचित कर दिया गया, लेकिन नकदी मिलने का दावा गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना के संबंध में फैल रही गलत सूचनाओं और अफवाहों पर चिंता जताई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र एक प्रस्तावित प्रक्रिया के तहत ही है और ये जांच प्रक्रिया इस मामले से अलग है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 20 मार्च को इस मामले की जांच शुरू की है।
और 21 मार्च यानी कल अपनी रिपोर्ट इन्होंने मुख्य न्यायमूर्ति को शायद सौंप दी है, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास अभी नहीं है। तो जो कुछ भी हुआ हो, इसको गोलमोल तरीके से बताया जा रहा है। जो भी कुछ है स्पष्टीकरण सामने आना चाहिए। अभी तक जस्टिस यशवंत वर्मा का आधिकारिक बयान कुछ सामने नहीं आया है। मुझे लगता है कि इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या कुछ घटा, और यदि ये अफवाह है तो कहाँ से फैली, इस बारे में भी बात होनी चाहिए। अगर पुलिस कर्मियों ने नकदी बरामद नहीं की तो नकदी बरामद की खबर मीडिया में फैली कैसे? कौन दोषी है, इस बात का भी खबर पता लगना चाहिए। केवल यह कह देना प्राप्त नहीं होगा कि नहीं, नकदी बरामद नहीं हुई है, क्योंकि जब लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, 3 पिलर्स हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स है न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी। जुडिशरी को भ्रष्टाचार से मुक्त करना ही होगा। यदि थोड़ा बहुत भी भ्रष्टाचार है तो इसे भ्रष्टाचार मुक्त किए बिना हम देश में भ्रष्टाचार मुक्त कार्यपालिका और विधायिका के विषय में सोच भी नहीं सकते। बीच में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी तो मुझे पता चला कि न्यायपालिका में थोड़ा बहुत तो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं, तो कुल 4 कारण गिनाए गए थे। पहला कारण था मामले का शीघ्र निस्तारण करने के लिए। दूसरा, फैसले को प्रभावित करने के लिए। तीसरा, न्यायिक नियुक्तियों में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के लिए। और चौथा, भ्रष्ट आचरण न्यायिक कर्मियों की भूमिका, जैसे स्टाफ, रजिस्ट्रार, मुंशी, इन छोटे कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की मांग या घूस लेते देखी जाती रही। 2 बड़े मामले देश में घटे, जिसमें से एक जस्टिस कर्नन का मामला है। आपको याद हो 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे CS कर्नन साहब। आपको बता दूं, पहली बार किसी सिटिंग हाईकोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के लिए दोषी मानकर 6 महीने की सज़ा दी थी, और वो थे जस्टिस CS कर्नन साहब। कर्नन साहब जो कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजेज के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था। और आपको यह भी बता दूं कि उन्होंने अपनी ही कोर्ट में एक पक्षी सुनवाई कर ली थी। जस्टिस CS कर्नन, उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए अवमानना का दोषी पाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने सिटिंग हाई कोर्ट के जज के विरुद्ध जजमेंट पास कर दिया, 6 महीने की उनको सज़ा सुना दी। यह बात अलग है कि एग्जीक्यूशन कभी हुआ नहीं, लेकिन जो न्यायपालिका के मिडल्स हैं उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगता है। ये भ्रष्टाचार के जो कुछ भी मामले देश में हैं, सबसे जघन्य मामला न्यायपालिका का मामला है। आपको क्या लगता है, यदि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है तो किस सीमा तक है, और इसके उपाय क्या हो सकते हैं? आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ निष्पक्ष जांच होगी। जो कुछ भी सच है, दूध का दूध और पानी का पानी हमारे सामने आएगा। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट इस प्लेटफॉर्म लॉ एजुकेशन से, और जानते रहना है देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को। आज तक इतना है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।